सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल पे हम लोग हैं और ऐसे कई मुद्दे हैं जो आज भी सामाजिक परिवर्तन की दिशा दशा को बयां नहीं कर पा रहे और उसके जवाब भी हम आज ढूंढ रहे हैं। तो बहुत ही अरसे से मुझे लौटन राम निषाद जी से कुछ सवाल थे, उनसे उनके जवाब उनके जानने थे मुझे। आज वो आखिर मौका आ गया है, एक ऐसी जगह जहाँ खड़े हैं जहाँ सामाजिक न्याय की बात, सामाजिक न्याय की पहचान को आगे बढ़ाती है। तो उन्हीं कुछ चंद सवालों के साथ मैं आज लौटन राम निषाद जी के साथ आया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे मिलने के लिए थोड़ा बहुत समय दिया। तो पहला जो सवाल है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो कि एक ऐसा विश्वविद्यालय समझा जाता है जो कि हर क्षेत्र में अग्रणी है। सामाजिक न्याय की चाहे वो लड़ाई हो, आर्थिक न्याय की लड़ाई हो, बैकवर्ड रीजन से जो लोग आते हैं, आदिवासियों की लड़ाई हो, ऐसे कई जो लड़ाइयाँ और संघर्ष रहे हैं उसका एक प्रतीक है। लेकिन अभी हाल ही में बीजेपी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं सीटी रवि जी, उन्होंने ये कहा है कि इस यूनिवर्सिटी का नाम बदल के हमें स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे कर देना चाहिए। मैं जानना चाहूँगा इस पर क्या ख्याल है? देखिए, आज जब सुबह सुबह मैं टीवी स्क्रीन पर देखा तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जो दिल्ली में अवस्थित है, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कि एक सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। लेकिन मुझे खेद यह सुन करके हुआ, मैं स्वामी विवेकानंद जी को जो है कि सर्वोपरि स्थान देता हूँ, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पर जो दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, मैं उसको किसी जाति वर्ग के दायरे में बात कर नहीं करता। अगर स्वामी विवेकानंद के नाम पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदला जाता है तो उसकी गुणवत्ता में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यह मांग करता हूं, निवेदन करता हूं कि यदि आप शैक्षिक स्तर को ऊपर उठाना चाहते हैं, शिक्षा जगत में जो है कि भारत का नाम रोशन करना चाहते हैं, हमारे बच्चे तमाम जो है कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में जो गुणवत्ता होनी चाहिए उसके अभाव में तमाम हमारे विदेशी यूनिवर्सिटीज में हमारे बच्चे जाने के लिए मजबूर होते हैं। मैं भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय से और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से यह मांग करता हूं कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदलने से जो है उसकी गुणवत्ता में सुधार नहीं होगा। यदि आप नाम बदलने में विश्वास करते हैं तो मैं इस पर आरोपित भी करता हूं, अगर स्वामी विवेकानंद जी से अगर इतना आपका लगाव है तो स्वामी विवेकानंद के नाम पर जो है कि एक और केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर दिया जाए, ताकि जो है और जो गुणवत्ता जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में है, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय की नए सिरे से एक अलग जगह पर स्थापना करके जो है उस गुणवत्ता को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है। हमें खेद होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ सबका विकास की बात तो करती है, लेकिन हमें ये देखने में आया, और विशेषकर उत्तर प्रदेश जहां हम लोग खड़े हैं, कि सामाजिक परिवर्तन प्रतीक स्थल लखनऊ का एक सम्मानित स्थान है कि यहाँ के जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, ये नाम काम में नहीं विश्वास करते, ये नाम बदलने में विश्वास करते हैं। इन्होंने इलाहाबाद का नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का नाम बदल करके इन्होंने अयोध्या कर दिया, इन्होंने शासनादेश कर दिया, जो कि अगर भारत के नक्शे में अगर नदियों के भौगोलिक परिदृश्य को देखा जाए तो घाघरा नदी का नाम तो मिलता है, सरजू नाम की कोई नदी नहीं दिखाई देती। लेकिन भाजपा की सरकार जो है घाघरा नदी का नाम सरजू करने का एजेंडा कर दिए, वो आगरा का नाम भी बदलने की बात कर रहे हैं। और अभी जो यह बात आया, केंद्र सरकार के जो भारतीय जनता पार्टी के जो है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी है टीसी जो रवि जी, उनके द्वारा कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का नाम बदल करके स्वामी विवेकानंद किया जाएगा। मुझे तो कभी कभी शर्म आता है अपने हिंदू धर्म की विडंबना के ऊपर कि जब विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी को जाना था तो यहाँ की हिंदू वर्ण व्यवस्था के अंदर जो धर्म संसद है, स्वामी विवेकानंद को जो है हिंदू धर्म संसद ने सर्टिफिकेट नहीं दिया था। श्रीलंका के बुद्धिस्ट धर्म संसद ने जो है कि उन्हें शिकागो जाने की व्यवस्था किया था। तो देखिए, मैं तो यहाँ विडंबना देखता कि जब चुनाव का समय आता है तो यह भारतीय जनता पार्टी और इनके जो तमाम आनुषंगिक संगठन है, चाहे आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे दुर्गा वाहिनी हो, चाहे स्वामी विवेकानंद मिशन हो, तमाम इनके साक्षात जो आनुषंगिक संगठन है, ये हमारे लोहार कुआर सुनार हो, तिली तमोली बरई बारी हो, नाई धोबी कुजा कसाई हो, कोरी हो, भंगी हो, मेहतर हो, चाहे अपासी और धरकार समाज के लोग हो, बसफोर हो, मुसहर कोल गोंड समाज के लोग हो, यादव हो, कुर्मी हो, काछी कुशवाहा, माली सैनी भिरती मुरा हो, जाट हो, गुजर हो, इनको हिंदू तो कह देते हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद मैं देखता हूं कि इनका हिंदुत्व खत्म हो जाता है, कहने के हिंदुत्व रह जाता है, लेकिन पिछड़े दलित वंचित तबके के साथ
दोयम दर्जे का बर्ताव किया जाता है। मैंने तो कई मंत्री हैं हमारे, आप प्रशांत जी, केशव प्रसाद मौर्य जी के नाम पर जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव 2017 का लड़ा गया था, और जो भाजपा का विजय परिवर्तन रथ निकला था, एक तरफ उमा भारती लोधी का फोटो लगा था तो दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य जी का फोटो लगा था। और हमारे पूरे अति पिछड़े वर्ग के गैर यादव जितनी पिछड़ी जातियां थी, गैर जाटव जितनी भी जातियां, चाहे कोरी हो, चाहे वाल्मीकि हो, चाहे पासी हो, चाहे दुसाध हो, चाहे खटीक हो, चाहे बसफोर हो, चाहे बनवासी हो, सारे लोगों ने कि बसपा को, सपा को हटाना है और भाजपा की सरकार बनाना है, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना है। और जब मुख्यमंत्री बनाने की बारी आई, भाजपा का गठबंधन 225 सीटों पर विजय हासिल किया। जब मुख्यमंत्री बनने की केशव प्रसाद मौर्य जी का अवसर आया तो उन्हें जो है दिल्ली दरबार में आरएसएस के नेताओं ने, भाजपा के बड़े नेताओं ने बुलाया, और केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, जिन्हें भाजपा ने दुल्हा बना करके चुनाव लड़ा था, और केशव प्रसाद मौर्य से यह पूछा कि मौर्य जी ये बताइए कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे उत्तर प्रदेश में और विशेषकर हमारे पूर्वांचल में एक कहावत कही जाती है कि आ बैल मुझे मार, केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद के दावेदार, और केशव प्रसाद मौर्य से ही भाजपा के और संघ के लोगों ने, मोहन भागवत जी की टीम ने यह पूछा कि बताइए उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। हमारे भाई केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, मुख्यमंत्री बन गए योगी आदित्यनाथ। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2017 का विधानसभा चुनाव अगर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ा होता तो हमको लगता है कि 100+ सीट भी नहीं जीत पाते। लेकिन हमारे सारे अति पिछड़े, अति दलित वर्ग के वोट बैंक की मदद से केशव प्रसाद मौर्य या उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाने के नाम पर जो जनादेश मिला, उस जनादेश को लात मारते हुए संघ और भाजपा के लोगों ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। आज मंत्रिमंडल में देख लीजिए, कहने को केशव प्रसाद मौर्य जी प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे तमाम और भी वर्मा जी हमारे हैं, एक सहकारिता मंत्री हैं कुर्मी बिरादरी के, भाजपा के स्वतंत्र देव सिंह जी हैं जो भाजपा के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक अमर सिंह पटेल का नाम सुने होंगे, जिन्होंने यह कहा था, एक प्रोपगंडा चला था समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव को घेरने के लिए कि 86 में 56 एसडीएम हो गए और संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1952 में हुआ, और 1952 से लेकर के 2016 तक जब एसडीएम का पद लोक सेवा आयोग के माध्यम से जब 86 पद निकला ही नहीं, विज्ञापित ही नहीं हुआ, तो 86 में 56 यादव एसडीएम होने का कोई औचित्य परिलक्षित नहीं होता है। लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग की एक विडंबना है कि ये कान के कच्चे होते हैं। कौवा तेरा कान लेकर के गया तो ये अपने कान को नहीं देखते हैं, नीम के, जामुन के, आम के, कटहल के पेड़ पर देखते हैं कि कौवा मेरा कान लेकर के कहा चला गया। भाजपा के लोगों ने यह प्रचारित किया, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब वो झांसी की रैली किए हो, चाहे कानपुर की रैली किए हो, चाहे रमा देवी पार्क लखनऊ में रैली किए हो, वो उनका यही कहना था कि उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष की सरकार चल रही है, सारी सरकारी नौकरियां केवल यादव बिरादरी को मिल रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ केवल यादव और मुसलमानों को मिल रहा है, और हमारे जो लोहार कुआर सुनार हो, कुर्मी हो, काछी हो, चाहे लोधी किसान हो, चाहे निषाद मल्लाह कश्यप बिरादरी, जाट और गुजर बिरादरी के लोग हों, इन्होंने जमीनी हकीकत को नहीं पहचाना। और भाजपा जो है नफरत फैलाने में यादव के खिलाफ जो है गैर यादव जातियों को भड़का दिया, तो जाटव चमार के खिलाफ जो है गैर जाटव गैर चमार जातियों को भड़का करके राजनैतिक लाभ उठाने के बाद हमारे लोगों को दरकिनार करने का काम कर दिया। और आज अमर सिंह पटेल को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, जो स्वतंत्र देव सिंह का दो साल तक निजी सचिव रहा, हमारा वह भाई है। अमर सिंह पटेल को या कुर्मी बिरादरी के तमाम नेता कहते हैं कि 31 जो है हमारे विधायक हैं, हमारे जो है 3-3, 4-4 हमारे मंत्री हैं। स्वतंत्र देव सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो है प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और अपने ही बिरादरी के अमर सिंह पटेल की नौकरी नहीं बचा पाए। मैं तो कहता हूँ केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे साध्वी निरंजन ज्योति हो, चाहे वो गिरीश चंद्र यादव हो, चाहे वह सुरेश पासी हो, चाहे जाटव चमार बिरादरी के धर्मेश कुमार हो, ये नौकरी देना तो दूर की बात है। अगर किसी काशी कुशवाहा माली के बेटा अगर प्राइमरी का मास्टर है, पुलिस का कांस्टेबल है, अगर उसका स्थानांतरण हो जाए तो उसका स्थानांतरण रुकवाने की औकात नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में लोग निजी लाभ तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वर्गीय काम, अपने नाते रिश्तेदारों के हितार्थ
कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि भाजपा सरकार में जितने मंत्री हैं वह सुपर प्योर मिनिस्टर हैं, क्योंकि डीएम का चपरासी हो, चाहे सीएमओ का चपरासी हो, चाहे बीएसए का चपरासी हो, अगर वह सिफारिश कर दे साहब से और साहबाइन से तो वह चपरासी का, बाबू का, टाइपिस्ट की नौकरी तो दिलवा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद हो, विधायक जो हमारे पिछड़े और दलित वर्ग के हैं, नौकरी दिलाना तो छोड़ दूर की बात है, स्थानांतरण भी वह रुकवाने की उनकी हैसियत नहीं है। जो भाजपा ने छल कपट करके 3-3 बार हम लोगों को लूटने का, ठगने का काम किया, अब यह पिछड़ा दलित वर्ग के अंदर तनिक भी अगर इनका जमीर जिंदा हो तो अब इन्हें सच्चाइयों को समझ लेना चाहिए। और मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि जो मंडल कमीशन का विरोधी है वह पिछड़े दलितों का हितैषी नहीं हो सकता, क्योंकि मंडल कमीशन के ही विरोध में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने सोमनाथ से आडवाणी को राम रथ यात्रा पर सवार करके जो है मंडल कमीशन का विरोध करने का काम किया था। इसलिए मैं पिछड़े दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज के लोगों से यह निवेदन करता हूं कि जाति स्वाभिमान की भावना का परित्याग करके अपने अंदर वर्गीय संवेदना पैदा करिए। यह नहीं कि निषाद का उत्पीड़न होता है तो मौर्य, काछी, कुशवाहा बिरादरी का व्यक्ति देखकर नजरअंदाज करे। अगर मौर्य, काछी, कुशवाहा का शोषण, उत्पीड़न हो रहा है, पुलिसिया जोर जुल्म उसके साथ हो रहा है, तो निषाद का भी खून खौलना चाहिए, चमार और पासी का भी खून खौलना चाहिए, यादव कुर्मी जाट का भी खून खौलना चाहिए। जब तक हमारे अंदर वर्गीय संवेदना नहीं आएगी, हमारा वर्गीय स्वाभिमान जागृत नहीं होगा, तो एक एक करके जो है कि हमें यह लड़ाने का, मारने का, अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र करते रहेंगे। तो आपने 3 तरह की विडंबना की बात की। एक विडंबना ये कि बीजेपी की जो सरकार है 2 चेहरे लाई, उमा भारती जी का चेहरा और केशव प्रसाद मौर्य जी का चेहरा, जो कि सबसे बड़े तबके को लेकर उसका जनाधिकार हासिल करने की बात रही है। दूसरी विडंबना ये भी रही है कि बीजेपी जब जिस जनादेश को पाया है उसने, तो केशव प्रसाद जी का मौर्य का चेहरा का सामने लेकर उन्होंने जनादेश पाया और उसका मजाक उड़ाया। ये सिर्फ यहाँ नहीं हुआ, हर जगह होता आया है। तीसरी विडंबना ये है कि ये चाहती है कि जो पिछड़ा तबका है वो पढ़े ना, इसके लिए सिर्फ ये नाम बदलने का काम करती है। जैसा आपने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे एक नया विश्वविद्यालय बना दीजिए, जेएनयू आप कह रहे हैं तो उसमें जो 110 रुपए की फीस है उसको कम करके आप फ्री कर दीजिए, हॉस्टल आप फ्री कर दीजिए, ये किया जा सकता है, लेकिन उस पर कोई भी बात नहीं कर रही है। तीसरी बात आपने ये भी कही कि जिस मंडल कमीशन के विरोध में लाल कृष्ण आडवाणी जी अपना रथ लेके आए, उसे भी सामाजिक न्याय लालू प्रसाद जी ने रोका। तो आज फिर से हम एक ऐसे दौर पे आ गए हैं, 2021 आने वाला है। 2011 के बाद में जातिगत आधार पर जनगणना की बात कही गई थी, लेकिन उस समय भी जब उसका प्रारूप आया तो सबका कॉलम तो था, लेकिन ओबीसी जात का कोई कॉलम नहीं। तो इस मुद्दे पे आप क्या कहना चाहेंगे कि अब 2021 आने वाला है, फिर से जनगणना की एक तेज होने वाली हवा, तो क्या इस बार कैसा हमें काम करना चाहिए कि क्या ओबीसी जातियों के लिए फिर से हम उसी आंदोलन को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे? देखिए, मैं जाता हूँ 2010 के दौर में मेरी कांग्रेस से जो है कि बड़ा मधुर रिश्ते थे, और कांग्रेस की जो यूपीए 2 की सरकार थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, विधि और न्याय मंत्री कुर्मी बिरादरी के, वो कर्नाटक के बेसिकली रहने वाले हैं, वीरप्पा मोइली जी विधि और न्याय मंत्री थे। हमारी मुलाकात उनसे एआईसीसी में हुई और उन्होंने कहा कि लौटर राम निषाद जी, आप सामाजिक मंच चलाते हैं और मैं चाहता हूं कि सामाजिक न्याय के मंच के माध्यम से आप लोग एक मांग उठाइए कि जब एससी एसटी की और धार्मिक अल्पसंख्यक की जातिगत जनगणना होती है तो ओबीसी की भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। मैंने कहा कि सर, आप तो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और विधि और न्याय मंत्री हैं, तो आप जो है अपने मंत्रिमंडलीय फोरम पर, अपने पार्टी के फोरम पर, क्योंकि देश में आप ही की सरकार चल रही है, आप इस मांग को क्यों नहीं रखते हैं, या सिफारिश जो है अपने मंत्रिमंडल के पटल पर क्यों नहीं करते हैं? तो उन्होंने खेद प्रकट करते हुए कहा था, जैसा आज भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आप देख रहे हैं कि हमारे केशव प्रसाद मौर्य आदि जैसे हमारे तमाम पिछड़े वर्ग के मंत्री, दलित वर्ग के मंत्री हैं, लेकिन इनका जमीर मर चुका है, इनका स्वाभिमान जो है कि दब चुका है, इनको जो है घूट घूट करके ये जी रहे हैं, लेकिन सारी प्रताड़ना झेलने के बाद भी इनका स्वाभिमान जागृत नहीं हो रहा है। तो वीरप्पा मोइली जी ने कहा था कि निषाद जी, इस मांग को आप उठा सकते हैं। हम लोग भाजपा में और कांग्रेस में पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग किस तरह से राजनीति करते हैं उसको मैं बखूबी जानता हूं। हम लोग अपने दिल पर पत्थर रख करके राजनीति करते हैं। हम लोगों ने मांग उठाना शुरू किया, जगह जगह से बात उठी,
शरद यादव जी ने संसद में उठाया, लालू प्रसाद यादव जी ने उठाया कि SC ST की तरह सेंसस 2011 की में ओबीसी की जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और कांग्रेस के मंत्रिमंडलीय समूह ने यह संकल्प लिया कि 2011 में हम जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन जो जनगणना का प्रारूप आया, परिपत्र आया, उसमें SC का कॉलम तो रखा गया, ST का रखा गया, धार्मिक अल्पसंख्यक का रखा गया, ट्रांसजेंडर और दिव्यांग का कॉलम रखा गया, लेकिन ओबीसी का कॉलम को जो है कि विलुप्त कर दिया गया। फिर मोदी जी, जो अपने को आप लोग अगर जानते होंगे, आपके संज्ञान में होगा, जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार 2013 में घोषित किए गए और 10 नवंबर 2013 को वह माता अमृतानंद माँ के कोच्चि स्थित उनके आश्रम में गए, तो उन्होंने कहा था कि मैं पिछड़ी जाति का हूं और राजनीति में बहुतों के लिए अछूत हूं, लेकिन अगला 10 बरस पिछड़ों और दलितों का होगा। लेकिन वही नरेंद्र मोदी जी जो अपने को कहते थे, इसी झांसी की रैली में उन्होंने कहा, कानपुर के वो रैली में कहा कि मैं पिछड़ी जाति का हूं और मैं गरीब माँ का गरीब बेटा हूं, जो ट्रेन की बोगियों में चाय बेचने का काम करता था। मेरी माँ तो दूसरे के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी, बर्तन साफ करने का काम करती थी। उन्होंने अपनी माँ का भी सत्ता के लिए चरित्र हनन करने का काम किया और जो छाती पीट के कहते थे कि मैं पिछड़ी जाति का हूं, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, पिछड़ों को कुछ मिलना तो दूर, जो संवैधानिक व्यवस्था हमें मिली थी, चाहे वो मंडल कमीशन के तहत मिली थी, उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था को कुंद और निष्प्रभावी करने का काम किए हैं। मेरी आज मांग है, और जितनी भी यूनिवर्सिटीज के हमारे छात्र संगठनों के, हमारे ओबीसी के नेता हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे ओबीसी के जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं, मैं सभी सोशल एक्टिविस्ट साथियों से, सभी स्टूडेंट फेडरेशन से जो ओबीसी को लेकर के आगे चलते हैं, मेरा एक ही निवेदन है कि हमारा सेंसस 2021 होने जा रहा है। और जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने, जिसके गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी थे, उन्होंने जो है 5 जून 2018 को सेंसस कमिश्नर और सेंसस कमिश्नर के अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों की दिल्ली में बैठक करके विज्ञान भवन में उन्होंने संकल्प लिया था कि सेंसस 2021 की जातिगत जनगणना हम कराएंगे। ओबीसी की विशेष रूप से जातिगत जनगणना करा करके त्वरित कार्रवाई करते हुए 2024 में हम जो है कि इनकी जनगणना रिपोर्ट उजागर करने का हम काम करेंगे। लेकिन फिर परिपत्र जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा जनगणना का जारी किया गया है, उसमें ओबीसी का कॉलम गायब कर दिया गया है। मैं भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जब SC ST की जातिगत जनगणना हो सकती है, ट्रांसजेंडर हिजड़ों की जनगणना हो सकती है, दिव्यांग की जनगणना हो सकती है, ओबीसी धार्मिक अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, यहूदी हो, रेसलर हो, ईसाई हो, उनकी जातिगत जनगणना और धार्मिक जनगणना हो सकती है, तो ओबीसी की जनगणना करने से कौन सी राष्ट्रीय क्षति हो रही है। मेरी भारत सरकार से यह मांग है कि सेंसस 2021 में जातिवाद जनगणना होनी चाहिए। और इसी के साथ यह इसलिए घबराते लोग हैं कि जो हमारी जनसंख्या को छिपाने का काम करते हैं, चाहे हम कोई बात दाखिल करते हैं आरक्षण के मुद्दे पर, चाहे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो कहा जाता है कि ओबीसी की तो जनगणना का आंकड़ा ही उपलब्ध नहीं है। जब हर न्यायालय में ओबीसी के जनगणना आंकड़े की अनुपलब्धता की बात की जाती है, तो भारत सरकार जो है कि ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने से क्यों भागती है। आखिर ओबीसी की अगर जातिगत जनगणना करा दिया जाए तो कौन सा राष्ट्रीय अहित हो जाएगा, कौन सा देश में भूचाल आ जाएगा। मैं भारत सरकार से ये मांग करता हूं, विशेष करके अपने को पिछड़ी जाति का बताने वाले नरेंद्र मोदी जी से यह मांग करता हूं कि सेंसस 2021 में कास्ट वाइज सेंसस होना चाहिए, ओबीसी की भी जातिगत जनगणना उजागर होनी चाहिए। एक और इसके साथ हम लोगों की यह मांग है कि जब SC ST को जनसंख्या के अनुपात में नौकरियों में आरक्षण मिलता है, तो हमें ओबीसी के लोगों को भी हमें जनसंख्या अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। और मंडल कमीशन के तहत अगर ओबीसी की जनसंख्या 52.10% आकी गई, तो 52.10% की आबादी को 27% आरक्षण देने का औचित्य क्या है। ठीक है, उससे पहले 1962 में एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था तमिलनाडु के आरक्षण के मामले में, और उसने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि 50% से अधिक आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो सकती है। लेकिन अगर उस सीमा को
नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तोड़ते हुए संविधान विरुद्ध नियमावली को लाते हुए उन्होंने जो है कि सवर्ण जातियों को जो है गरीबी के आधार पर जिनकी 8 लाख वार्षिक आय है उन्हें 10% आरक्षण दे करके 50% के का बाउंडेशन जो रहा उस सीमा रेखा को अगर लांघ गए हैं तो ओबीसी को भी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। और मेरे बंधुओं, मैं पिछड़े वर्ग के दलित वर्ग के लोगों को बता देना चाहता हूं कि सबसे बड़ा जो खतरा हमारे लोकतंत्र के लिए है, हमारे संविधान के लिए है, वह कॉलेजियम सिस्टम है। जब जूनियर और सीनियर जुडिशरी में आरक्षण की व्यवस्था है और जूनियर और सीनियर जुडिशरी के तहत जो है कि निचले स्तर के न्यायपालिका में जो है लोअर जुडिशरी में जो है कि प्रेजेंटेशन दिया जाता है, तो हायर जुडिशरी में भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह से संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा आदि और भारतीय राजस्व अधिकारियों का चयन होता है त्रिस्तरीय आरक्षण व्यवस्था के त्रिस्तरीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से, प्री टेस्ट, मेन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से, तो ये बताइए कि कितनी बड़ी विडंबना है। लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ और सबसे निष्पक्ष स्तंभ अगर कहा जाता है तो न्यायपालिका को कहा जाता है। तो न्यायपालिका में संघ लोक सेवा आयोग और लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन क्यों नहीं किया जाता है। 5 जजों का सीजीआई की अध्यक्षता में 5 जजों का एक कॉलेजियम बनता है, जिसके माध्यम से अपने भाई को, भतीजा को, जीजा को, साला को, नातेदार को, रिश्तेदार को, बेटी को, बहू को जज बनाने की प्रक्रिया की जाती है। मेरी यह मांग है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार से मैं जो कि सामाजिक न्याय की बात करते हैं, नैसर्गिक न्याय की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग के माध्यम से उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन होना चाहिए। अब बताइए, मेरा कोई आईएएस बनता है, कोई मेरा पीसीएस अधिकारी बनता है, पीपीएस अधिकारी बनता है, और वह हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज जो कॉलेजियम के माध्यम से 10 बरस का ही प्रैक्टिस कर लिया या फर्जी सर्टिफिकेट भी अनुभव का बनवा लिया और उच्च न्यायपालिका का न्यायाधीश होता है, और किसी डीएम को, कलेक्टर को जो त्रिस्तरीय कठिन प्रतियोगी परीक्षा बेचारा पास करके जाता है, प्री टेस्ट, मेन टेस्ट और इंटरव्यू साक्षात्कार के तीनों चरणों को क्रॉस होने के बाद वह आईएएस अधिकारी बनता है, वह पीसीएस अधिकारी बनता है, और नामित व्यक्ति जो न्यायपालिका का जज है उसे कटघरे में खड़ा करा करके जो है सजा दे देता है। तो यह कैसी विडंबना है। इसलिए यह मेरी मांग होती है कि लोकतंत्र को बचाना है, संविधान की रक्षा करना है, तो कॉलेजियम को हटाना है और हायर जुडिशरी में भी राष्ट्रीय न्यायिक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों का चयन होना चाहिए। और एक बात, लोग कहते हैं आरक्षण भीख और बैसाखी कहते थे, और जो लोग आरक्षण को भीख और बैसाखी कहते थे, आज देख लीजिए कि वो 10% आरक्षण पा गए, कोई हो हल्ला नहीं हुआ। लेकिन हम पिछड़े वर्ग के लिए जब आरक्षण की व्यवस्था 13 अगस्त 1990 को माननीय बीपी सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा की सरकार ने मंडल कमीशन के तहत हम पिछड़े वर्ग के लोगों को 27% आरक्षण दिया, तो पूरे देश में जो है भूचाल आ गया था। जगह जगह ट्रेन फूकी जाने लगी थी, रोडवेज की बसों में आग लगाया जाने लगा था, हमारे पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के विद्यार्थियों के ऊपर तेल और पेट्रोल डाल करके जलाया गया, आरक्षण का विरोध किया गया था। और मैं तो बनारस की गलियों में मैं देखा कि उस समय जो है कि हमारे सामान्य वर्ग के, सवर्ण जाति के हमारे जो छात्र थे और उनके नेता थे, वह गाय के ऊपर, सुअर के ऊपर, गधा के ऊपर, सांड के ऊपर, भैंसा के ऊपर शरद यादव, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव और हमारे भाई एक दिवंगत हो गए रामविलास पासवान के नाम की पट्टिका गाय भैंस सुअर के ऊपर चिपका करके हमारे नेताओं को जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, मंडल कमीशन की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको उन गाय भैंस के ऊपर उनके नाम की पट्टिका चिपका करके अपमानित करने का और हमारे ओबीसी एससी समाज के लोगों को गाली देने का काम किया गया था। इसलिए हमारा आंदोलन होना चाहिए। मैं पिछड़े वर्ग के और दलित वर्ग के लोगों से, उनके सामाजिक संस्थाओं के लोगों से, अगर उनके नेताओं का जमीर जिंदा है, अगर दफन भी हो गया है, तो ऐ पिछड़े दलित समाज के नेताओं, अपने निज स्वार्थ में प्रेरित होकर के अपने वर्ग की हिस्सेदारी से वंचित करने का, सामाजिक न्याय से वंचित करने का, सामाजिक न्याय की व्यवस्था को कुंद करने का जो आप काम कर रहे हो, अपने जमीर को जिंदा करो और संसद 2021 की सभी जातियों की, सभी वर्गों का जातिवार जनगणना होनी चाहिए।
मंडल कमीशन की सारी सिफारिशें लागू होनी चाहिए। उच्च न्यायपालिका में ओबीसी SC ST की जातिगत हिसाब से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। आरक्षण कोई भीख और बैसाखी नहीं, आरक्षण प्रतिनिधित्व सुनिश्चितीकरण का एक माध्यम है। और देखिए, कोई घटना होती है तो कहते हैं कि वो तो दलित वर्ग का था, लेकिन बनारस में एक पुल गिरा था कैंटी स्टेशन के सामने, वहां पर कोई दलित का बेटा, कोई पिछड़े वर्ग का बेटा वहां इंजीनियर नहीं था। सभी के सभी चुन्नी वाले हमारे भाई थे, सभी के सभी वो जनेऊधारी हमारे भाई थे। और कलकत्ता में जो ब्रिज गिरा था, 50 लोग मारे गए थे, उसमें 7 जो अभियंता थे, इंजीनियर थे, वह न तो पिछड़े थे, न तो आदिवासी थे, न तो दलित थे, वह जनेऊधारी हमारे भाई थे, वह चोटीधारी हमारे भाई थे। इसलिए आरक्षण भीख नहीं है, आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) के तहत प्रतिनिधित्व सुनिश्चितीकरण का माध्यम है। और हमें आरक्षण का हक, हमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए हमारी योग्यता के आधार पर। आज कहते हैं कि पिछड़ों और दलितों में योग्यता नहीं होती है, लेकिन आप देख लीजिए, कोई भी कंपटीशन का आप लिस्ट उठाकर देख लीजिए, हमारे ओबीसी और SC का कट ऑफ मार्क्स और कट ऑफ मेरिट सामान्य वर्ग से, जनरल कास्ट से एबव जा रही है। लेकिन उसको गलत तरीके अपना करके हमारे प्रतिभाशाली, हमारे प्रतियोगी अभ्यर्थियों को जो है कि प्रतिनिधित्व से वंचित करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। इसलिए अन्याय के विरुद्ध हमारी आवाज उठनी चाहिए और हमें जाति संवेदना से ऊपर उठ करके वर्गीय संवेदना पैदा करना होगा। हम किसी भी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पर हों, लेकिन मंडल की बात हो, सामाजिक न्याय की बात हो, संवैधानिक अधिकारों की बात हो, सामाजिक हक हकूक की बात हो, तो हमें वर्गीय संवेदना पैदा करके हमें उसके खिलाफ जो षड्यंत्र किया जा रहा है उसका प्रतिकार होना चाहिए। उसके विरोध में धरना प्रदर्शन और आंदोलन होना चाहिए। मैं JNU के विद्यार्थी हों, चाहे BHU के हों, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी के हों, चाहे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ यूनिवर्सिटी के हों, चाहे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के विद्यार्थी हमारे हों। अब यह समय आ गया है, लोहा गर्म है, चोट करने की जरूरत है। और सेंसस 2021 के लिए हमें जातिवार जनगणना के लिए आंदोलन होना चाहिए। ये जोगी की सरकार, ये मोदी की सरकार घड़ियाल की जनगणना करा रही है, डाल्फिन की जनगणना करा रही है, भालू बंदर की जनगणना करा रही है और गाय को आधार कार्ड देने की बात कर रही है। तो ओबीसी की जातिगत जनगणना कराने से इनका पिछवाड़ा गीला क्यों हो जाता है? इस अन्याय के प्रतिकार में हमको सड़कों पर उतर करके आंदोलन करना होगा। यह मेरा पिछड़े, दलित, वंचित, अकलियत, पसमानदा समाज के लोगों से निवेदन है। केवल वोट के लिए हम हिंदू हैं और संविधान प्रदत्त व्यवस्था के तहत अगर हम आरक्षण और प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो हमें नकार दिया जाता है, हमें हिंदू विरोधी करार दिया जाता है। तो अब ऐसा षड्यंत्र में जो भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग जो षड्यंत्र कर रहे हैं, उस षड्यंत्र में से इन्हें षड्यंत्र को रोकने के लिए पिछड़े दलित समाज को अपने दिमाग की घंटी को बजाना होगा और जाति संवेदना दूर करके वर्गीय संवेदना को फैलाना होगा और अपने वंचित भाइयों को गले लगा करके अपनी ताकत को मजबूत करके हमें सामाजिक न्याय की, मंडल की, उच्च न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था के लिए हमें आंदोलन करना होगा।